नमस्कार दोस्तों, मैं सी अंकित अग्रवाल विद्या आरोही कॉमर्स क्लासेस का मैं सेकंड एपिसोड बना रहा हूँ। हो सकता है आप लोग को बहुत पसंद आएगा। अच्छा, इस एपिसोड में मैंने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक लिया है इनकम टैक्स। देखिए, किसी चीज़ को जानने से पहले हम लोग को उसके थोड़ी सी हिस्ट्री भी जाननी चाहिए कि आखिर ये जो इनकम टैक्स आज हम लोग जो एक्ट देख रहे हैं, ये इनकम टैक्स एक्ट की शुरुआत हुई कहाँ से। वैसे तो ये इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, यानी कि जो टैक्स है ये 16वीं शताब्दी में ये इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए, अभी वहाँ पे नहीं जाते हैं, हमारे यहाँ इंडिया में कब शुरुआत हुई थी। भारत सरकार यानी कि उस समय यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या हुआ, 1857 में जब हमारी स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई जब लड़ी गई तो ब्रिटिश सरकार को काफ़ी यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई थी। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार में एक फाइनेंस मेंबर हुआ करते थे जॉन विल्सन जी ने 24 जुलाई 1860 में एक प्रस्ताव लाया कि अगले 5 वर्ष भारत की में जो भी लोग व्यवसाय कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उन पर एक कर लगाया जाएगा। हालांकि उस समय इस चीज़ का विरोध हुआ था। ठीक है, तो जो पहले साल उस समय कर की जो वसूली हुई थी वो 30 लाख रुपए की उस समय हुई थी। अच्छा, 1886 में रूस से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कुछ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो कह लीजिए, क्योंकि उस समय अपना देश आज़ाद नहीं था, हमारे यहाँ ब्रिटिश रूलिंग चलती थी, तो उस समय उनको कुछ यानी कि प्रॉब्लम्स चल रही थी फाइनेंशियल्स की, तो उन्होंने एक न्यू एडिशन इन टैक्सेशन लॉ लेकर के आए थे। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये एक्ट पास किया। उस एक्ट के पास होने बाद ये टैक्सेशन एक्ट एक फॉर्म किए थे वर्ष 1922 में। उसके फॉर्म करने बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई 1924 में। 1924 में जब इस यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई, तो फिर यानी कि रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए कुछ ऑफिसर्स नियुक्त किए गए। ठीक है, अच्छा, करों को वसूली का जिम्मा किसको, उस एरिया के एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर नियुक्त किया गया। उसका काम ये था कि जो उस आय यानी कि व्यवसाय से बताए जो आय अर्न कर रहा है, उससे उसके व्यवसाय के आधार पर कर संग्रह करने को सुनिश्चित करना, ताकि करों की चोरी ना हो। और फिर कुछ समय बाद जब हमारा देश वर्ष 1947 में आज़ाद हो गया, तो देश तो आज़ाद हो गया। अब देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन देश के पास अपने देश को आगे उन्नति के विकास के लिए रास्ते में बढ़ाने के लिए देश की उस समय तथाकथित गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत थी। पैसों के लिए एक तो गवर्नमेंट के पास अपने निजी साधन भी हैं, जैसे इनके पास खनिज खाद्यान्य हैं, कुछ इनके पास अपने PSUs हैं, लेकिन वो भी इतने एनफ नहीं थे कि जो कि देश को विकास की तरफ आगे ले जा सकते थे। तो देश की सरकार ने जो ब्रिटिश सरकार के समय से जो कर पद्धति चली आ रही थी उसी को आगे रखा। वर्ष 1957 में IRS स्टाफ कॉलेज की स्थापना की गई। IRS स्टाफ कॉलेज की स्थापना के 4 साल बाद यानी कि वर्ष 1961 में नया इनकम टैक्स एक्ट तथाकथित भारत सरकार ने पास किया, जिसमें 5 आय के साधनों को यानी कि अगर आप 5 तरह से इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपको आयकर अधिनियम एक्ट
के अंतर्गत अपनी कुल आय यदि सरकार के निर्धारित दायरे से ज़्यादा है, यानी निर्धारित दायरा क्या है कि आपको एक लिमिट दी गई, अगर इतनी आय होगी तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये आय उस दायरे से जब आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो उस दायरे से, यानी कि स्लैब जिसे कहते हैं, ठीक है, आज जैसे 2.5 लाख रुपए तक का आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन जब 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम हो जाती है तो आपको उस स्लैब के हिसाब से, अगर जो भी स्लैब है उस स्लैब के हिसाब से आपको उस रेट के पर इनकम टैक्स की गणना आपकी इनकम पर की जाती है, जो कि आपको एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि भारत सरकार को आपको पे करना होता है। अच्छा, इनकम टैक्स में आपकी कौन कौन सी आय शामिल की जाती है? इसमें 5 हेड है। नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होती है? इनकम फ्रॉम सैलरी में 2 जने होते हैं, एक नियोक्ता होता है, एक होता है एम्प्लॉय। ठीक है, नियोक्ता जो कि मालिक होता है, जो कि अपने कर्मचारी को वेतन देता है। यहाँ पे वर्ड है वेतन, यानी कि सैलरी, सैलरी एंड वेजेज। ठीक है, तो अगर आपको अपने नियोक्ता से, अपने एम्प्लॉयर से, अगर आपको अपने परिश्रम के बदले जो वेतन मिल रहा है, वो वेतन आपको किस माध्यम से मिल सकता है? आपको आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी में कई सारी चीज़ें देता है, जैसे मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान का किराया भत्ता, बच्चों की पढ़ाई के लिए भत्ता, विशेष भत्ते। इसी तरह से कई सारी चीज़ें जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में वो अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, वो सारी चीज़ें इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंतर्गत आती हैं। यानी कि ये चीज़ें आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में कंप्यूट होंगी। नंबर 2, दूसरा हेड कौन सा है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सपोज मेरे पास मकान है, मैंने उस मकान का एक पोर्शन किसी को किराए पर दे दिया है। अब किराए पर दे दिया है तो किराए से हमको इनकम हो रही है। किराया कौन दे रहा है? मेरा किराएदार। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है, किराया तभी बताए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शामिल किया जाएगा जब वो मकान का मालिक उस मकान मालिक, यानी कि उस मकान पे मालिकाना हक रखता होगा। ठीक है, जब हम इस हेड के बारे में डिटेल में एक एपिसोड बनाएंगे हर हेड के बारे में, और उसके अंदर भी कई सारी जो चीज़ें हैं ना, जैसे HRA और भी कई चीज़ें, उसको डिटेल में बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल अभी हेड समझते हैं। नंबर 3, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि आप व्यापार कर रहे हैं तो नंबर 3 हेड में आएगी। प्रोफेशन का मतलब जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। नंबर यानी कि या मैं टीचर हूँ, मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ, या मैं इंजीनियर हूँ, मैं आपको कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, मैं लीगल प्रैक्टिशनर हूँ, मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। ये सारी सेवाएं यानी कि प्रोफेशन में आती हैं। अगर मैं एक कंपनी में अपनी सर्विसेज एज ए ऑडिटर्स दे रहा हूँ तो वो हमारा नियोक्ता नहीं है, ना मैं उसका एम्प्लॉई हूँ, मैं उसका ऑडिटर हूँ। ठीक है, तो वो मेरा वेतन नहीं माना जाएगा, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में वो मेरा प्रोफेशनल इनकम मानी जाएगी। इस चीज़ को आप लोग को जानना होगा। अच्छा, नंबर 4 क्या होता है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सपोज मेरे पास लैंड है, बिल्डिंग है, मकान, सोना, या जैसे ऐसी बहुमूल्य चीज़ें हैं जिनको एक समय के दौरान हम बेचते हैं। इसमें हमको बेचने से क्या होता है? या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। उस प्रॉफिट या लॉस की गणना हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड में करते हैं। अच्छा, नंबर 5वां हेड क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप सोचेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दोस्तों क्या होता है कि जो भी ऊपर के 4 हेड कौन कौन से? नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जो इनमें चारों में नहीं आती है। अब आप कहेंगे ऐसी कौन सी चीज रह गई जो इसमें नहीं आती है? बिल्कुल,
सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट जो कि ऊपर चारों में नहीं आया होगा, यहाँ पे आ गया। शेयर आपने खरीदे होंगे कंपनी के, उस पर डिविडेंड ऊपर चारों हेड में नहीं आए होंगे, यहाँ पे आ गया। मैंने एग्रीकल्चर इनकम की बात नहीं की ऊपर चारों हेड में, कहाँ पे आ गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अच्छा, अभी आप लोग ये मत सोचिएगा कि एग्रीकल्चर इनकम तो बताया, उस पर कर नहीं लगता। ये चीज़ मैं आपको जब डिटेल में बताऊंगा तब समझ में आएगा। ये हेड का पार्ट बनती है। टैक्सेबल होना, नॉन टैक्सेबल होना ये अलग बात है। हेड में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या नई चीज़ें आएंगी, ये हमारे लिए पहले जानना जरूरी है। फिर बात करेंगे टैक्सेबल कितना पार्ट होता है, नॉन टैक्सेबल कितना पार्ट होता है, या पूरा एग्जम्प्ट होता है। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, एग्रीकल्चर इनकम हो गई, कॉपीराइट हो गई, रॉयल्टी हो गई, ये अदर सोर्सेज इनकम का पार्ट बनती है। जब पांचों हेड की इनकम कंप्यूट करते हैं उसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय। ठीक है। चलिए, इसके बाद डिडक्शंस होती हैं, एटीसी की, एटीडी की, यानी चैप्टर 6 की डिडक्शंस कहते हैं। जब उसको लेस कर देते हैं तो उसके बाद क्या बनता है हमारा? टैक्सेबल टोटल इनकम। अच्छा, यह टैक्सेबल टोटल इनकम होती है जिसपे हम टैक्स की गणना करते हैं, यानी कि उस पर हम स्लैब लगाते हैं कि 2.5 लाख रुपए तक का हम जीरो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक का 5%। जो भी उस फाइनेंस एक्ट, यानी कि इस समय कौन सा चल रहा है फाइनेंस बिल, अगर मैं वर्ष 2020-21 की बात करूं तो ये फाइनेंशियल ईयर हो गया, और इसका फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर क्या हो गया? 2021-22, जब हम इस फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल करेंगे। तो 2020-21 का जो टैक्स रेट है, स्लैब रेट है, वो अगले एपिसोड में कवर करेंगे। अच्छा, इसके बाद आप थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। वर्ष 1964 में क्या हुआ, ये जो टैक्स एक्ट बना इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इन दोनों के डिपार्टमेंट अलग अलग कर दिए गए। 1975 में जब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि इनकम टैक्स से 1632 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। 1994 में क्या हुआ था इनकम टैक्स एक्ट में? आप लोग एक चीज देखते होंगे, इनकम टैक्स एक्ट में एक यूनिक अकाउंट नंबर होता है जिसे कहते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। जैसे हम लोग के पास आधार होता है 12 डिजिट होती है, ऐसे परमानेंट अकाउंट नंबर में कितनी होती है? 10 डिजिट होती है। इसके बारे में भी अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में 1994 में पैन कार्ड को शामिल किया गया। फर्स्ट टाइम, पहली बार क्या हुआ? 1997-98 फाइनेंशियल ईयर में टैक्स रेट को कम किया गया। पहले जानते क्या कितने परसेंट? आपकी आमदनी पे हायर रेट जो टैक्स होता था 60%, 50%, 70% से कभी लिया गया है। ठीक है। इसका मेरे पास एक चार्ट है, ये देख रहे हैं ना, ये मैंने एक चार्ट बना रखा है जिसमें वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 1985-86 से लेकर के मैंने आज तक का किस किस ईयर में क्या क्या टैक्स रेट थे ये मैंने उसमें दे रखे हैं। अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो आप मेरी ईमेल आईडी विद्या vidyaRohi.classes@gmail.com पर टेस्ट करिएगा। मैं आपको ये चार्ट मेल कर दूंगा। लिख दीजिएगा कि एपिसोड नंबर 2 में आपने जिस चार्ट की बात की थी वो चार्ट मुझे इनकम टैक्स के रेट का चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, हमारा इनकम टैक्स यानी कि डिपार्टमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने लग गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के लिए इसने क्या किया, वर्ष 2003 में यानी कि वेब पेज पे अपना www.incometax.gov.in का URL बनाया, URL एड्रेस। वर्ष 2006 में इसने क्या किया, ई फाइलिंग का अपना एक वेब आईडी लॉन्च की। वर्ष 2011 में इसने सहज और सरल नाम के इनकम टैक्स ई फाइलिंग के रिटर्न फॉर्म यानी कि इंट्रोड्यूस किए ताकि लोगों को अपना आय कर विवरण दाखिल करने में सुविधा हो सके, ज़्यादा चीज़ों को परेशानियों के किसी यानी बिना परेशानी के वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। एक एपिसोड ये भी बनाऊंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। अभी फिलहाल कुछ आपको बेसिक जानकारी देते हैं, क्योंकि पहले बिना बेसिक जानकारी के इस लेवल पे अगर हम बात करेंगे
तो शायद आप लोग गलतियां करेंगे। फिर आपको शायद मालूम होगा 1997 में हमारे भारत सरकार के पास 1 करोड़ 20 लाख टैक्स पेयर्स थे, जो कि वर्ष 2011 में 3 करोड़ 60 लाख टैक्स पेयर्स हो गए थे, यानी कि 300% की ग्रोथ 14 सालों में हमको प्राप्त हुई थी। वर्ष 1961 में जब हमारे यहाँ यानी कि आज़ाद भारत सरकार ने जब इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिवाइज किया, यानी कि नए तरह से बताया इसको, यानी पार्लियामेंट में पास किया, तो 3,000 रुपये तक की आय ही बताया हमारी एग्जेम्प्ट मानी जाती थी। अगर 3,000 से 1 रुपये भी आय ज़्यादा होती थी तो आपको टैक्स देना पड़ता था। और जो कि आज क्या है, आज 2020-21 में हम बात करें तो वो 3,000 रुपये की आय की जगह आज 2.5 लाख रुपए की आय पे हमारी सरकार हमसे किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लेती है। वर्ष 1961-62 में अगर आपकी आय 20,000 रुपये से ज़्यादा होती थी तो हायर टैक्स रेट आपको लगता था, जो कि 50% होता था। आज के दिन अगर आपकी आय 1 करोड़ रुपए यानी कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा होती है, ओल्ड यानी कि पुराने स्कीम पे, इस समय 2 स्कीम चल रहे हैं, ठीक है। पुरानी पद्धति के हिसाब यानी पूरा ओल्ड स्कीम और नई पद्धति यानी न्यू स्कीम। पुरानी पद्धति के हिसाब से अगर आप अपनी टैक्स कंप्यूटेशन करते हैं तो 10 लाख के ऊपर 30%, अगर नई पद्धति के हिसाब से अगर आप टैक्स कंप्यूट करते तो 15 लाख के ऊपर 30% आपकी आय पर टैक्स की गणना की जाती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में मैं कुछ नया इसके बारे में इनकम टैक्स एक्ट में आपको ये बताऊंगा कि इनकम टैक्स एक्ट में रेजिडेंट किसे कहते हैं, नॉन रेजिडेंट किसे कहते हैं और ऑर्डिनरी रेजिडेंट किसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी जो टैक्सेशन की गणना की जाती है वो इसी स्टेटस के हिसाब से की जाती है। रेजिडेंट का मतलब जिसपे क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं, नॉन रेजिडेंट का मतलब जिसपे कौन कौन सी चीज़ें, यानी कि किस किस इनकम पे टैक्स नॉन रेजिडेंट पे नहीं लगता है, ठीक है। तो पहले तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट स्टेटस को भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी हाल ही की फाइनेंस बिल 2020 में भी कुछ चेंज आया था, इसके बारे में मैं नेक्स्ट एपिसोड में कवर करता हूँ। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट।